अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें वुंड हीलिंग की, ठीक है? तो वुंड हीलिंग के हमने जैसे 3rd ईयर में भी पैथोलॉजी में पढ़ा था कि 3 फेजेज़ होते हैं, ठीक है? रिमेंबर 3 फेजेज़, ठीक है? 3 फेजेज़ में बस याद रखना कि एक हमारे पास होगा इन्फ्लेमेटरी फेज़, ठीक है? जो सबसे पहले शुरू में और होगा, ठीक है? जब इन्फ्लेमेशन हो रही होगी तो वहाँ पे सारे आएँगे मैक्रोफेजेज़ वगैरह आएँगे, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह आएँगे, जो कि आगे देंगे प्रोलिफरेटिव फेज़ को। हम सारी इनकी डिटेल्स में भी देख लेते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़, बस फेजेज़ का नाम याद रखना जो कि आगे फिर एंड पे आ जाएगा रिजेनरेटिव फेज़ या फिर मैच्योरेशन फेज़, ठीक है? तो अब हमारे पास अगर हम सबसे पहले देखें इन्फ्लेमेटरी फेज को, यहाँ पर अभी हमारे पास जैसे ये अगर स्किन है, ठीक है? ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है और ये हमारे पास मसल है, ठीक है? तो अगर हमारे पास और नीचे हमारे पास एक वेसल बना देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर स्किन का अभी हुआ है, ठीक है? डैमेज हुई है स्किन यहाँ से, तो हमारे पास सबसे पहले जो ये फिल कर देगा ना वो ब्लड क्लॉट होगा। और जो ब्लड क्लॉट बन रहा होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास सारा जो एरिया है इसको फिल कर रहा होगा, ठीक है? और यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या कहते हैं इसको वो कर देगा, सील ऑफ कर देगा, ठीक है? तो ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी फेज आ जाती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि इमीडिएट रिएक्शन में टिश्यूज होता है, जिसमें हमारे पास इनिशिएट हीलिंग करती है और लिमिट फर्दर डैमेज, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन क्लॉट कहते हैं इसको, ठीक है? ब्लड क्लॉट को फाइब्रिन क्लॉट, और साथ में हमारे पास बेसिकली फाइब्रिन क्लॉट मैश विद प्लेटलेट्स बन जाएगा, ताकि वहाँ पर एक क्लॉट बना के उसको हील वो सील ऑफ कर दे कि मजीद यहाँ पर ना हो। तो सुपरफिशियली हमें ऐसा स्कैब नजर आ रहा होगा और नीचे हमारे पास ब्लड क्लॉट बन रहा होगा, ठीक है? ये इनिशियल फेज है। और क्या होता है इन्फ्लेमेटरी फेज में, अब हमारे पास यहाँ पर वेज़ोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है? कि हमने बेसिकली यहाँ पर अब ज़ाहिर सी बात है कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वहाँ पे सारे डब्ल्यूबीसीज़ वगैरह आना शुरू हो जाएँगे। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली सारे कोagulation फैक्टर्स वगैरह आना शुरू हो जाएँगे, और हमारे पास बेसिकली वुंड जब डायलेशन हो रही है तो वुंड एडिमा हो जाएगा और डब्ल्यूबीसीज़ आना शुरू हो जाएँगे, जिसमें सबसे पहले कौन से आते हैं? रिमेंबर हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन से थे? न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, ठीक है? तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस सबसे पहले आना शुरू हो जाएँगे, दैट आर फॉलोड बाय लिम्फोसाइट्स बाद में। वंस द डब्ल्यूबीसी स्टार्ट शोइंग अप यहाँ पर, ठीक है? साथ ही हमारे पास क्या होगा रिजेनरेटिव या प्रोलिफरेटिव फेज में कि हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही फाइब्रोब्लास्ट आना शुरू होता है ना, दैट्स वेयर लाइक द होल गेम स्टार्ट्स, और इस टू और थ्री चीज समझ आ जाएगा। ये फाइब्रोब्लास्ट जब आते हैं ना तो वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स हमारे पास 3 काम करवा रहे होते हैं। एक तो हमारे पास कोलेजन डिपॉजिट करवा रहे होते हैं इन द डर्मिस, ठीक है? साथ में ग्रेन्युलेशन टिश्यू बना देते हैं व्हिच इज बेसिकली द न्यू एपिथेलियल सेल, ठीक है? और साथ में वास्कुलेचर को नया एंजियोजेनेसिस कर देते हैं। सो इफ यू लुक बैक ओवर हियर, ठीक है? तो हमारे पास वो 3 जगह काम करें। एक हमने कहा था ये वेसल है ना, तो वेसल की एंजियोजेनेसिस कर रहे होते हैं कि नई वेसल बन सके। लेट मी जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट इरेज थोड़ा सा नीट करके। अच्छा, ये हमारे पास मसल था, ठीक है? ये हमारे पास वेसल थी, ठीक है? तो वेसल की एंजियोजेनेसिस शुरू करवा देंगे ताकि नई वेसल्स बन सके यहाँ पर, ठीक है? लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ठीक है? ये नई वेसल्स बनी है, एंजियोजेनेसिस करवा रहे हैं, उससे क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आएँगे, ज़्यादा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स आएँगे तो फिर हमारे पास हीलिंग प्रोसेस जल्दी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास स्पीड अप हो जाएगा। दूसरा क्या करवा रहे होंगे वो फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास एपिथेलियलाइजेशन करवा रहे होंगे। एपिथेलियलाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास एपिथेलियल सेल्स करना शुरू कर देंगे अराउंड दी बेसिकली जो सारे वो स्कार टिश्यू बना हुआ है ना उसके अराउंड अगर एपिथेलियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि नई स्किन ग्रो होना शुरू हो जाएगी उस जगह पे, ठीक है? और तीसरी चीज़ क्या होगी कि यहाँ पे कोलेजन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। उस कोलेजन डिपॉजिट से क्या होगा कि जब हमारे पास क्रॉस लिंकेज होना शुरू होगी ना उसकी, तो वो कोलेजन कंट्रैक्ट करेगा, और ये थर्ड स्टेज में होता है कि कोलेजन कंट्रैक्ट करता है और हमारे पास ये जितना भी डिफेक्ट है इसको क्लोज कर देता है, ठीक है? तो देखो डिफेक्ट भी क्लोज हो गया यहाँ से, स्किन भी ऊपर से नहीं ग्रो करके बिकॉज ऑफ एपिथेलियलाइजेशन, और हमारे पास वास्कुलेचर की वजह से हीलिंग जल्दी हो गई, ठीक है? मगर इसमें हमारे पास स्टेज 3 में आता है कि मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि हमारे पास कोलेजन जो नया वहाँ पर पड़ा हुआ था वो कंट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है? स्कार टिश्यू जो था हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू वो स्कार टिश्यू बन जाएगा, मगर वो एवास्कुलर हो जाएगा, जो एंजियोजेनेसिस थी उसको बंद कर देगा, ठीक है? तो लूजेस ब्लड सप्लाई, एंजियोजेनेसिस यहाँ थर्ड स्टेज पे खत्म हो जाती है। एपिथेलियल सेल्स हैव ऑलरेडी मेड स्कार टिश्यू, और जो कोलेजन था वो कॉन्ट्रैक्ट करके उस जगह को खत्म कर देगा, ठीक है? ये बेसिकली हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। नाउ इफ यू लुक एट द फ्लो चार्ट, इसमें बेसिकली इफ यू लुक एट द फेज, तो फेज में इन्फ्लेमेटरी फेज में रिमेंबर कि हमारे पास शुरू में वेजो कंस्ट्रक्शन होगी टू रिड्यूस ब्लड फ्लो ब्लड लॉस उस जगह से, ठीक है? मगर फिर भी इट विल बी फॉलोड बाय वेजो डायलेशन ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ठीक है? साथ ही सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आएंगे, फॉलोड बाय लिम्फोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट जो कि बिल्कुल एंड पे आते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग होता है। अब टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग में आते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी क्लोजर है ना वो उन होता है क्लीन कंटामिनेटेड वुंड्स वगैरह में, क्लीन वुंड्स में जिनमें हमारे पास जो अगर ये है ना डिफेक्ट है, तो इसमें एजेस आर वेरी क्लोज टुगेदर, ठीक है? जो एजेस क्लोज टुगेदर उनको अप्रोक्सीमेट करके पास पास लेकर आया जा सके और वुंड को इस तरह बंद किया जा सके, दैट्स प्राइमरी वुंड हीलिंग, ठीक है? और इसमें हमारे पास जल्दी हो जाती है हीलिंग, जल्दी हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली जब एजेस बंद करिए तो नीचे भी आराम से ग्रेन्युलेशन टिश्यू वगैरह बनेगा, और हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट वगैरह अपना काम करेंगे, वो जल्दी बंद हो जाएगा। सेकेंडरी हीलिंग इज कि हमारे पास ये पूरा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टिश्यू लॉस हुआ हुआ है और हमारे पास एजेस आर नॉट एट ऑल क्लोज टुगेदर। तो इसमें क्या करते हैं कि हम डिब्राइडमेंट करते हैं, जो सारा गंदा टिश्यू है यहाँ पे
अनवायबल टिश्यू है उसको निकाल देते हैं, ठीक है, और उसको हम यहाँ से सारा क्लीन करके वो उनको उसको ओपन रहने देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में ये होगा कि हम उसको ओपन छोड़ देंगे, उससे क्या होगा कि ओवर टाइम यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली जो नेचुरल बॉडी डिफेंस उसकी वजह से ग्रेनुलेशन टिश्यू आना शुरू होगा, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर स्कार टिश्यू बनना शुरू होगा, ऑब्वियसली वो काफी बड़ा होगा एंड दिस विल टेक टाइम, अगेन सेकेंडरी हीलिंग इसको कहते हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। और फिर टर्शियरी हीलिंग ये होता है कि बेसिकली टर्शियरी हीलिंग इज आल्सो कॉल्ड डिलेड प्राइमरी क्लोजर, और उसमें होता है कि हमारे पास अगर कोई डॉग बाइट वगैरह है, कोई मुन्योर है, कोई ऐसी चीज है जिसमें हमारे पास टेटनस, कोई भी ऐसी कंटामिनेशन जिसमें हमारे पास टेटनस के टीका जो है वो एज अ लाइक नेसेसिटी बन जाता है कि यू हैव टू गेट अ टेटनस वो, क्योंकि वो कंटामिनेटेड है। तो उसमें हमारे पास ये होता है कि आफ्टर वी क्लीन द वुंड, ठीक है, हमने टेटनस को वो भी लगाते हैं, हमने क्लीन भी कर दिया, we'll just leave it open even if the edges are very close together. You've seen a dog bite, right? तो वो बहुत छोटा सा होता है, you used to leave it open even though the edges are very close together and they can easily be closed by primary closure. And the reason is क्योंकि अगर अभी हम प्राइमरी क्लोजर को बंद कर देंगे ना, because edges are like बहुत close and you can easily close it, अगर बंद कर देंगे ना तो इसमें ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली कोई भी कंटामिनेशन थी पहले की, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास पस वगैरह भी था और साथ में वहाँ पर बैक्टीरिया या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर मौजूद था, एंड यू क्लोज्ड ऑफ द स्पेस, तो दैट बैक्टीरिया कांट गो आगे, इट विल जस्ट ग्रो ऑन द डेड टिश्यू जो कि यहाँ पहले का पड़ा हुआ है। अब वो ग्रो करते करते यहाँ पर हमारे पास इतना ज्यादा वो पस वगैरह बना देगा अंडर अंडर द स्किन, कि वो हमारे पास प्रोग्रेस टू गैस गैंग्रीन, ठीक है, तो हमारे पास मजीद खराब करना शुरू कर देगा टिश्यू को। तो यू हैव टू क्लीन द वुंड, ठीक है, ऐसे वुंड को यू हैव टू क्लीन, यू हैव टू डिब्राइव एंड देन यू हैव टू लीव इट ओपन, और 3 to 7 days के बाद यू क्लोज द वोन, ठीक है, जब तक हमारे पास वो सारा खत्म हो चुका होता है, एंड यू क्लोज इट बाय प्राइमरी क्लोजर, ठीक है, ये हो गया। और सेकेंडरी सुचर बेसिकली होता है कि हमारे पास लेफ्ट ओपन फॉर मोर देन 10 days और फिर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्लीन ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है, बट इसका इतना मेंशन नहीं था, बस ये याद रखना कि लेट प्राइमरी क्लोजर किस सोल में करते हैं, सेकेंडरी कब करते हैं और प्राइमरी कब करते हैं, ठीक है। और प्राइमरी में ये भी आता है कि हमारे पास अगर कोई ट्रॉमा की वजह से ना तो वी हैव टू क्लोज इट विद इन 6 आवर्स, ठीक है, एक्सेप्ट अगर वो हेड एंड नेक की, हेड एंड नेक की वेस्कुलेचर इज वेरी गुड, तो अगर इसमें हमारे पास 24 आवर्स तक भी करें तब भी हमारे पास इट विल बी इफेक्टिव। आगे हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स दैट इनहिबिट वुंड हीलिंग, तो इसमें इन्होंने डिडंट हील याद है ना कि दी डायबिटीज, ऑब्वियसली डायबिटीज हमारे पास परफ्यूजन भी कम हो रही होती है, दूसरा हमारे पास वो इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट है, इन्फेक्शन में याद रखना कि हमारे पास वो क्या कहते हैं फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, और साथ हमारे पास वो प्रोलिफरेटिव और इन्फ्लेमेटरी फेज को इनहिबिट कर रहे होते हैं। ड्रग्स याद रखना कि हमारे पास स्टीरॉइड्स और एंटीमेटाबोलाइट्स का मेजर रोल होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो होते हैं इम्यूनोसप्रेशन करवा रहे होते हैं। न्यूट्रिशनल में याद रखना कि हमारे पास विटामिन ए, सी और जिंक की कमी होगी तब हमारे पास ये हो रहा होगा। डिलीट वुंड हीलिंग टिश्यू नेक्रोसिस में बस याद रखना कि हमारे पास कोई भी इस्कीमिया और अंडरलाइंग कोई हमारे पास कुछ जो इम्पेयर करे वुंड हीलिंग को। हाइपोक्सिया में देयर इज नॉट एनफ ऑक्सीजनेशन बिकॉज ऑफ एनी वैस्कुलर डिफॉर्मिटी। इससे एक्सेसिव टेंशन ऑन वुंड एजेस में हमारे पास एलर्ली में ज्यादा डिलेट होती है हीलिंग। अनदर वुंड अगर साथ है तो ऑब्वियसली वहाँ पर मल्टीपल वुंड्स अगर एक जगह पे है तो वहाँ पे हमारे पास डिलेड हीलिंग होगी। और अगर लो टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पर होता है एक्सट्रीमिटीज़ पे, ठीक है, तो हमारे पास अगर बहुत बिग टो की टिप पे है या फिर हैंड्स पे है इस तरह है तो वहाँ पे डिलेड हीलिंग होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो हमारे पास कोर बॉडी का है वहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास वुंड एक्ससिजन एंड वुंड डिब्राइडमेंट में क्या आता है कि वी हैव टू बेसिकली एक्सरसाइज द वुंड एक्ससिजन का मतलब क्या है कि यू हैव टू एक्सरसाइज दी डिवाइटलाइज्ड कंटामिनेटेड टिश्यू, ठीक है, जो कि हमारे पास वो है जिस जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे तब तक वहाँ पे वुंड हीलिंग सही से हो नहीं सकती। वो ऐसा क्यों है क्योंकि जो डेड टिश्यू है ना एक तो इट्स परफेक्ट प्रोवाइड्स परफेक्ट मीडियम फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो, और दूसरा वहाँ पर हमारे पास प्रोलिफरेशन वगैरह हो नहीं सकती, तो यू हैव टू रिमूव दी डेड टिश्यू एंड यू हैव टू गो फॉर क्यूपिसिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा बस ये लिखा हुआ था कि हमारे पास एक्ससिजन इज डन सिस्टमैटिकली फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप व्हाइल कीपिंग द वेसल्स एंड नर्व्स। हम कैसे निकालते हैं डिफरेंट टिश्यू को, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे पास जो डर्मिस है वो पिंक होगा, उसमें व्हाइट होता है नॉर्मली, ठीक है, फैट भी पिंक होगा वैसे यूजुअली येलो होता है, और मसल हमारे पास स्विच करता है और ब्राइट एंड ग्लॉसी होता है, जबकि जो डिवर्टलाइज में कोई शाइन नहीं होगी। ये कॉम्प्लिकेशन तो नॉन हीलिंग वुंड्स में बस 2-3 याद रख लेना कि हमारे पास एक तो जनरलाइज्ड होते हैं तो उसमें बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियमिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, ठीक है, फिस्टुला फॉर्म हो सकता है, बोन तक जाकर तो बोन हमारे पास एट्रोटोपिक बोन फॉर्मेशन हो सकती है, साथ में ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर ब्रेन तक चला जाए तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस अगर जॉइंट्स तक चला गया, ठीक है, और अगर बहुत क्रॉनिक है तो फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। अब मैनेज कैसे करना है एक्यूट वुंड्स को, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। एक तो हमने ये देखना है कि टाइडी है या अनटाइडी है। अगर अनटाइडी है तो हमने उसको चेंज करना है इनटू टाइडी, ठीक है, व्हिच मींस कि हमने उसको क्लीन करना है, ठीक है। तो टाइडी वुंड्स को हम बेसिकली जो है बंद कर सकते हैं बाय सूचर मटेरियल, ठीक है, एंटीसेप्टिक जिसमें मेजर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हम सर्जिकल में करें तो हम उसको बस बंद कर देंगे विद सूचर मटेरियल, ठीक है। अनटाइडी को हम पहले हम उनको कन्वर्ट करेंगे टू टाइडी वुंड्स और उनको फिर हम बंद कर सकते हैं बाय प्राइमरी या सेकेंडरी इंटेंशन, ठीक है। एक्यूट वुंड्स जिसमें हमारे पास बैक्टीरियल इन्वेजन रिस्क कम होता है, बेसिकली अगर वो कंटेमिनेटेड है भी तब भी हमारे पास अगर वो
हमें नज़र आ रहा है कि कोई बैक्टीरियल इन्वेजन नहीं हुई हुई, तो उसको भी हम बंद कर सकते हैं विदिन 6 आवर्स ऑफ इंजरी प्राइमरी इरिगेशन के आफ्टर इरिगेटिंग इट और साइजिंग द डेड वुंड, ठीक है, 6 आवर्स के अंदर-अंदर। मगर जो हमारे पास हेड एंड नेक की हैं, अगेन अगर उसमें कोई ट्रॉमा हो रहा है, तो हम उसको मोर देन 6 आवर्स के बाद भी बंद कर सकते हैं, व्हिच इज़ अप टू 24 आवर्स, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा कंटामिनेटेड वुंड है जिसमें टर्शियरी क्लोजर की चाहिए, तो उसमें हम उसको बेसिकली वॉश करेंगे, डिब्राइव करेंगे और उसको लीव इट ओपन फॉर डिलेड क्लोजर, ठीक है। टर्जन प्रोफिलैक्सिस देंगे, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स और फैक्टर्स जो कि इम्पेयर कर दे वुंड हीलिंग को, उनको हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये बात वही लिखी हुई है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि इसमें क्यों नहीं बंद करते हम उसको, ठीक है। अब बेसिकली आगे ये था कि स्कार, हाइपरट्रोफिक स्कार और कीलॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है, तो आई जस्ट एक्सप्लेन इट मोटा-मोटा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक बेसिकली यहाँ पे अगर कोई वुंड है मेरा, ठीक है, अगर तो वुंड प्रॉपर क्लोज होके इससे ऐसा बस जैसे ये मेरी अगर स्किन है, ठीक है, और ये वुंड है, तो ये अगर स्किन को कंटिन्यूटी के अंदर आके हमारे पास ये बंद कर दिया, यहाँ पर हमारे पास पूरा एक स्कार बन जाए, नीचे से सारा हील हो गया और ऊपर से बस ये थोड़ा-सा हाइपर पिगमेंटेशन सी रह गई है, ठीक है, जो कि बाद में ठीक हो जाएगी, तो ये स्कार है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैच्योर भी हो सकता है और इमैच्योर भी हो सकता है, ठीक है। मैच्योर होगा तो बिल्कुल हमारे पास स्किन की कंटिन्यूटी में है, और इमैच्योर होगा अगर वो हमारे पास थोड़ा-सा रेज़्ड है और थोड़ा-सा ज़्यादा रेड है, ठीक है? जो कि इमैच्योर स्कार जो है ना, वो भी यूजुअली ओवर टाइम मैच्योर स्कार में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये हमारे पास यूजुअली ओवर टाइम रिग्रेस कर जाते हैं, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन कि कौन-सा स्कार है वो। कुछ स्कार्स नहीं भी रिग्रेस करते, ठीक है? अब ये हमारे पास हो गया मैच्योर, इमैच्योर स्कार जो कि नॉर्मल होते हैं। कीलॉइड और हाइपरट्रोफिक स्कार में क्या डिफरेंस है कि अगर ये मेरे पास वुंड है ना, और ये वुंड के एजेस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? अगर इसी के अंदर जो हमारे पास वो स्कार बनेगा, वो इतना बड़ा बड़ा बन जाएगा, लाइक दिस इज द नॉर्मल स्किन जहाँ तक बनना चाहिए, मगर वो इतना बड़ा स्कार बन जाएगा, उसके ऊपर हाइपरट्रोफी हो जाएगी स्कार की, तो उसको कहेंगे हाइपरट्रोफिक स्कार, ठीक है। मगर इट इज विद इन दी वुंड एजेस, ठीक है, जितने जहां तक मेरा वुंड था वहां तक ही वो स्कार बना है सिर्फ, ठीक है। ये हाइपर पिगमेंटेड होगा और क्या कहते हैं इची होगा, पेनफुल होगा, ठीक है। मगर कीलॉइड स्कार क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास ये वुंड की एजेस हैं और कीलॉइड यहाँ इन एजेस के अंदर रहने के बजाय वो स्कार नॉर्मल टिश्यू के तक पहुंच जाए, इतना वो बड़ा स्कार बनना शुरू हो जाए कि वो नॉर्मल टिश्यूज को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दे और बिल्कुल इंक्रीज कर दे जाए साइज में, तो वो होता है कीलॉइड स्कार, ठीक है। और कीलॉइड स्कार का भी हमारे पास बेसिकली वो जेनेटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ ए जेनेटिक कंपोनेंट, हमें नहीं पता क्यों होता है, मगर हाइपरट्रोफिक जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत मैकेनिकल स्ट्रेस जा रहा होता है उस पार्ट ऑफ द वुंड पे, ठीक है। तो ये ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस कहाँ पर होता है, एक तो ये ज्यादा बच्चों में होता है, ठीक है, चिल्ड्रन में ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा अपने वुंड का ख्याल नहीं रखते, दे जस्ट वेरी ईगर टू गेट वेल, और फिर वो ज़्यादा रेस्ट वगैरह नहीं करते, ठीक है। और ज़्यादा कहाँ पर होता है, फ्लेक्सर सर्फेसेस पे, क्योंकि फ्लेक्सर सर्फेसेस आर इजीली उनको आराम से फ्लेक्स कर देंगे, दे आर मोर लाइक यू प्रोन टू बीइंग एनी मैकेनिकल स्ट्रेस वगैरह में ज़्यादा उसके होते हैं, तो ये हमारे पास ज़्यादा क्या कहते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू फॉर्मिंग अ हाइपरट्रोफिक स्कार। बट द थिंग अबाउट हाइपरट्रोफिक स्कार इज कि हमारे पास ये खुद ही रिग्रेस कर जाता है ओवर टाइम, बट कीलर स्कार हमारे पास रिग्रेस नहीं करता ओवर टाइम, ठीक है, इट डज नॉट रिग्रेस ओवर टाइम। और दूसरा ये बनता है कहाँ पर है, ये ज़्यादा बनता है हमारे फेस पे, नॉट हमारी, बेसिकली ये इसकी जो एज होती है दैट्स अराउंड 10 to 30 years ऑफ एज, ठीक है, मतलब कि एडल्ट्स प्लस बच्चे मिलाकर ये ज़्यादा बनता है। यहाँ पर स्टर्नम भी बन सकता है या फिर शोल्डर पे बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास की बहुत और जगह हैं जहाँ पर ये बन सकता है कीलॉइड स्कार, ठीक है, मगर ये हमारे पास ऑब्वियसली एक पेनफुल भी है, इची भी है, एंड इट्स आल्सो इन्वॉल्विंग द नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉस्मेटिक वो हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसका डिफरेंस कीलॉइड और इसका हाइपरट्रोफिक का, तो जस्ट रिमेंबर कि हमारे पास हाइपरट्रोफिक इज रिलेटेड टू टेंशन, ठीक है, मगर कीलॉइड इज अननोन, जिसकी हमारे पास फैमिलियल डिपोजिशन भी, सॉरी, डिस्पोजिशन भी है, ठीक है। रेस हमारे पास ज़्यादा ब्लैक में होता है एज कम्पेयर टू व्हाइट, एज में हमारे पास ज़्यादा चिल्ड्रन में ये होता है 10 to 30 years में होता है, बॉर्डर्स इट रिमेन्स विद इन द वुंड, और ये हमारे पास आउटग्रो कर जाता है वुंड एरिया को। नेचुरल हिस्ट्री में इट सबसाइड्स विद टाइम, अगर ये रियली सबसाइड करता है और ये फ्लेक्सर सरफेस पे होता है, ये हमारे पास शोल्डर स्टर्नम पे होता है। नाउ इफ यू लुक एट एक वो क्या कहते हैं कीलॉइड के, अगर मैं एग्जांपल दिखा दूं, दिस इज अ कीलॉइड, ठीक है। देखो अब दिस बेशक वुंड छोटू सा था, मगर वो कीलॉइड इतना ज्यादा वो हो गया वहां पर कि इट्स इन्वॉल्विंग मोर देन जस्ट लाइक द एरिया, ठीक है। दिस इज कीलॉइड अगेन, ठीक है, इट्स वेरी हाइपर पिगमेंटेड, इट्स रेज्ड एंड इट्स लाइक बहुत ही अजीब सी लीजन, ठीक है। और अगर हम हाइपरट्रोफिक स्कार को देखें, सॉरी, हाँ, अगर हम, ओह माय गॉड, दिस इज हिस्टोलॉजी, सॉरी, ठीक है। ये देखिए हमारे पास हाइपरट्रोफिक अगर देखें तो एक तो इट्स नॉट इवन दैट हाइपर पिगमेंटेड, ठीक है, थोड़ा सा रेज्ड होता है, रेडिश होता है, मगर इट्स विद इन द वुंड कर्व बॉर्डर्स, ठीक है। मगर जो कीलॉइड्स हैं दैट्स लाइक क्रॉसिंग द वुंड बॉर्डर्स, ठीक है। एंड दिस इज ऑन द शोल्डर जहाँ पे कीलॉइड्स यूजुअली होते भी हैं, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू सी दिस टेबल, दिस इज लाइक थोड़ी समरी सबकी, ठीक है, नॉर्मल मैच्योर स्कार की, इमैच्योर, हाइपरट्रोफिक और कीलॉइड स्कार की, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैंने इसको मेंशन भी कर दिया हुआ है कि क्या-क्या उनके साइंस और सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट में याद रखना कि हमारे पास अगर सिर्फ स्कार की देखें, तो स्कार्स में यू हैव टू मैनेज इट बाय केयरफुल प्लानिंग इन द वुंड, कि कौन सी एरियाज में हाइपरट्रोफिक स्कार्स की ज्यादा रिस्क है, तो उस पेशेंट को साथ से काउंसिल कर दो, उसकी डिक्रीज टेंशन हो, ठीक है। इंसिजन जो है अलोंग द स्किन हो, ताकि वो इजीली हील हो सके स्कार, ठीक है। अगर हम उसको स्किन के अगेंस्ट करेंगे तो वो स्कार यूजुअली नहीं हील होते।
हाइपॉक्सी को मिनिमाइज़ करना है, पोस्ट ऑप इन्फेक्शन को नहीं करना और सूजन मटीरियल को देखना है, ठीक है? और कीलॉइड्स और हाइपरट्रोफिक स्कार में याद रखना कि सिलिकॉन जेल्स और जो क्रीम है दैट आर वेरी यूज़फुल फॉर हाइपरट्रोफिक स्कार्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंट्राएपिथेलियल अगर इंट्रालीजनल इंजेक्शन दें तो 4 टू 6 वीक इंटरवल से तो वो भी रिस्पॉन्स रेट अच्छा है। सर्जिकल रिविजन यूजुअली हम नहीं करते हैं कि अलोन, ठीक है? क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादा इंक्रीज़ करता है चांस ऑफ रिकरेंस, तो हम उसको करते हैं सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी और वी कैन जस्ट गो रेडियोथेरेपी, लेज़र थेरेपी एंड क्रायोथेरेपी, ठीक है? एंड दैट्स इट फॉर वुंड्स।